नमस्कार दोस्तों, डबल भाई एस के चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको डेली शेयर मार्केट के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ आती है वो आपको बताई जाती है। जो भी अपडेट्स आती है जैसे इंडेक्स के बारे में और बाकी इतर तरह जो शेयर्स है उनके बारे में जो न्यूज़ आती है तो ये आपको अपडेट की जाती है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इंडियन शेयर मार्केट में क्या हुआ है, क्या सीनरीज है। तो ठीक है, देख लेते हैं कि निफ्टी का आज 24,282 पे क्लोजिंग दिख रही है और 115 पॉइंट ऊपर है, तकरीबन आधा % ऊपर है। अगर इसका चार्ट आप देख पा रहे होंगे तो 24,300 के ऊपर ओपन हुई थी और तकरीबन कल के क्लोजिंग के आसपास आई थी और वहाँ से आपको थोड़ा सी रिकवरी देखने को मिल रही है। ठीक है, तकरीबन अगर आप देख पाएंगे कि इंडिया के पूरे भी जो शेयर मार्केट में इंडेक्स है वो एक्चुअली 5 से 7 दिनों तक का आप अगर चार्ट देख पा रहे होंगे तो मोमेंटम आपको तेज़ी का ही नज़र आता हुआ देखने को मिल रहा है। और वैसा भी नहीं है कि वो फ्लैट ओपन होकर ऊपर जा रहे हैं, एक्चुअली गैप अप में ही देखने को मिल रहा है आपको। तो इसका मतलब यही है कि मोमेंटम अभी जारी थोड़ा सा रहने वाला है। अगर रिकवरी आएगी तो थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है। ठीक है, एक्चुअली कैसा है कि अभी 21,000 के आसपास जब निफ्टी थी तो किसी को कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन अभी 24,300 24,400 के आसपास निफ्टी आ चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से मोमेंटम हो रहा है। ठीक है, अभी सेंसेक्स में भी देख लेते हैं, 80,116 के आसपास बंद हुआ है, 520 पॉइंट ऊपर है और 0.65% के आसपास इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर इसका चार्ट भी अगर आप आज का देखना चाहते होंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये 80,000 के ऊपर ही ओपन हुआ था और कल के प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास आया था और वहाँ से रिकवरी आपको देखने को मिल रही होंगी। तो दोनों इंडेक्स में सेम ही तरीके का थोड़ा सा सीनरीज आपको देखने को मिल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में थोड़ा सी आज गिरावट नज़र आती हुई देखने को मिल रही है, तो उस वजह से मोमेंटम थोड़ा सा आपको थोड़ा नॉर्मली देखने को मिल रहा है। अगर बैंक निफ्टी भी अगर थोड़ा सा अच्छा कर लेती तो आपको थोड़ी सी मोमेंटम और ज़्यादा देखने को मिल जाती थी। ठीक है, और आज की अगर कोई न्यूज़, अगर आप ब्रेकिंग न्यूज़ अगर कुछ देखना चाहते हैं तो वो क्या है तो आगे देखते हैं। तो IMF का भी एक डाटा आया है सामने कि इंडिया की ग्रोथ क्या है, कैसे है, किस % में चढ़ी है और यानी कि बढ़त है। तो देख लेते हैं कि इंडिया में एक्चुअली 62% की ग्रोथ देखने को मिल रही है 25-26 के ईयर में। 25 और 26 के ईयर में आपको 25-26 के ईयर में आपको 6.2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है, ये IMF का डाटा है तो उसके हिसाब से आप उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और एक्चुअली कैसा है कि उन्होंने IMF ने भी एक प्रेडिक्शन किया था कि एक्चुअली यहाँ पे तो 6.3% है, लेकिन 6.3% से लेके 6.5% तक की ग्रोथ एक्सपेक्टेड की जा रही थी, लेकिन उस हिसाब से 6.2% का ही डाटा आपको आते हुए मिल रहा है, 6.2% का। तो इसके चलते ये नज़र आता है कि एक्चुअली कैसा है कि ग्लोबल जो इश्यूज चल रहे थे तो उसके रिगार्डिंग भी बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था, तो उस वजह से ग्रोथ में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आते हुए आपको नज़र आ रहा है। तो अभी आगे चल के देखते हैं कि किस वजह से यानी किस तरीके से अभी इंडिया की ग्रोथ में थोड़ा सा यानी कि मोमेंटम नज़र आता है या कर सकता है ग्रोथ कर सकता है। ये अभी आगे चल के देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कैसा है कि टैरिफ का भी एक न्यूज़ आया था, यानी कि टैरिफ की वजह से भी जो ट्रम्प साहब ने बोले थे तो उनकी वजह से भी ये थोड़ा सा ये है। और दूसरी मेन चीज़ है कि बाकी जो बिजनेसेस है जो जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो भी थोड़ा से नॉर्मली कम हो गए थे, तो उसकी वजह से भी ये थोड़ा सी ग्रोथ कम नज़र आ रही है। ठीक है, आगे चल के अगर कोई न्यूज़ आप देखना चाहते होंगे तो आप ट्रम्प और जो पोवेल जी है इनके ऊपर भी थोड़ा सा, यानी इनके साथ भी थोड़ा सा आपस में चल रहा है, कुछ वादावाद हो रहा है, क्योंकि रेट कट के लिए उन्होंने बोला था कि पोवेल जी ने रेट कट एक्चुअली करने वाले थे मार्च में, लेकिन वो हुए नहीं। तो उस वजह से अभी ट्रम्प को ऐसा लग रहा है कि जब रेट कट करना चाहिए था, जब इन्होंने डिसाइड किए थे कि इस महीने में रेट कट होने वाले हैं, लेकिन उस महीने में रेट कट नहीं हुए हैं, तो इनको थोड़ा सा ट्रम्प साहब को थोड़ा सा बुरा लग गया। तो ये सोच रहे हैं कि अभी ये जो पोवेल जी है तो वो आपको यानी कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए
या उनको निकालने की साजिश वो बना रहे हैं। तो इनके ऊपर भी थोड़ा सा वादावाद चल रहा है। अभी देखते हैं आगे चल के कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। अबाउट यहाँ देख सकते हैं कि ट्रम्प वांट टू सेक्रेड चीफ हेयर्स व्हाट द लॉ सेज अबाउट रिमूवल ऑफ RBI गवर्नर। ठीक है, तो ये चल रहा है अभी उनका। अभी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एक्चुअली तो वो बर्जबरी करके तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लॉज है उनको निकालने के लिए। कोई भी अगर गवर्नर आता है तो उनके लॉज के हिसाब से ही इस्तीफा यानी कि उनको निकालना पड़ता है या इस्तीफा मांगना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे तो वो इस्तीफा तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल तकरीबन 2026 में ही ख़त्म होगा। तो पवेल जी भी बोल रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं इस्तीफा क्यों दूँ? अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मैं इस्तीफा नहीं दे सकता। तो वो बोल रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा नहीं। और ये ऐसे यानी कि ऐसा बिहेवियर दिखा रहे हैं उनको, वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये ताकि आगे चल के जाके इस्तीफा दे दे खुद से। ओके, तो वैसा तो वो देंगे नहीं, उन्होंने तो डायरेक्टली बोला ही है। आप देख सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली क्रिटिसाइज फेड चेयर जेरोम पावेल फॉर नॉट कटिंग इंटरेस्ट रेट। Whether Trump can terminate Powell's is still being debate, but it is interesting to understand the law around the removal of the RBI government। ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अभी अगर वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं ट्रम्प जी कि वो खुद आके, यानी कि उसको बोलते हैं ना कि किसी को टॉर्चर करना, या कोई अगर काम कर रहा है तो उसको बार बार टॉर्चर करना, अगर वो उस तरीके से वो करते हैं तो आगे वाला आदमी क्या सोचेगा कि नहीं भाई, यहाँ काम करने से अच्छा मैं इसको इस्तीफा ही दे दूँ, ये अपने मन की मर्जी खुद जो भी करेगा वो करेगा। तो इस तरीके से हो रहा है। अगर लेकिन पवेल जी ने तो बोला है कि मैं इस्तीफा नहीं दूँगा। ठीक है, अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो एक्चुअली अमेरिका में रिसेशन आने के संकेत और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं अभी कि क्या होता है। ठीक है, और आगे चल के देखते हैं कि जैसे कि प्राइस ऊपर चली गई है तो इनके कैपिटलाइजेशन में भी थोड़ा सा ऊपर आया है। तो कैपिटलाइजेशन के आसपास अगर देखना बारे में अगर सोचना चाहते हैं तो रिलायंस और टीसीएस के पास अभी इसका ही नंबर है। एक्चुअली 15,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुँच चुका है, यहाँ आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो अभी कैसा है कि ये HDFC जो है, HDFC कंपनी, HDFC का जो शेयर है वो एक्चुअली आपको एक ही कंसल्टेशन में एक ही इसमें आपको देखने को मिल रहा था अभी तक। और इसके बाद क्या हुआ है कि अभी ये एक्चुअली पहुंच चुका है 1900 के आसपास। शेयर की प्राइस 1900 के आसपास पहुंच चुकी है, यानी कि यहाँ से ब्रेकआउट आपको मिल चुका है। जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, ताकि यहाँ पे जो भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है या शेयर बाई करके रखे हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी यहाँ पे मिल चुका होगा। ठीक है, तो ऐसा रहता है कि जब भी कोई अगर शेयर कंसल्टेंट में जाता है तो काफ़ी सारे उनके कुछ दिन रहते हैं या उनके कुछ टाइमिंग रहता है, उसी टाइमिंग पे वो अपने ब्रेकआउट से बाहर आते हैं। और जैसे ही बाहर आते हैं तो आपको रिटर्न ऐसे तो देखने को मिलेंगे कि 10 साल में जो रिटर्न दिए नहीं है वो 4-5 महीने में या 2-3 दिन में आपको देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही इसमें हुआ था कि SRF में भी आपको देखने को मिल रहा होगा 2700 2627 के ऊपर जाता नहीं था, वहाँ से घूम के वापस आता था। तो उस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि बजाज फाइनेंस का भी वही था कि उसमें भी आपको वही नज़र आ रहा था कि एक ही कंसल्ट तकरीबन उसका मेरे ख्याल से 8,000 के आसपास का एक रजिस्टेंस बना हुआ था। और उस रजिस्टेंस के पास जब भी जाता था तो वो नीचे आता था, जब भी जाता था नीचे आता था। लेकिन जिस दिन उन्होंने वहाँ से ब्रेकआउट किया तो अभी 9,000 के आसपास, 9,300-400 के आसपास अभी तक पहुँचा हुआ है। तो इस तरीके से आपको रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा आपको ये समझ लेना चाहिए कि कौन से शेयर्स में बैठना चाहिए और कौन से शेयर्स का वेट करना चाहिए, किस प्राइस का वेट करना चाहिए, किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए। ये अभी आपके ऊपर डिपेंड है, और कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और देखते हैं कि कौन सी न्यूज़ है। एक IPO आने वाला है एथेरियम का जो IPO आया था, बस उसी तरह का भी ये IPO है। तो आप इसका डिटेल्स ओपन सोर्सेस के न्यूज़ में अभी अवेलेबल है, तो इसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। मेन बोर्ड का IPO है,
तो प्राइस भी थोड़ी सी कम ही रहेगी। एक्चुअली प्राइस मेरे ख्याल से 302 और 321 के आसपास ही इसका प्राइस बैंड अभी चल रहा है। एक्चुअली शेयर्स कितने देंगे ये उन्होंने अभी तक बताया नहीं है, कोई भी ओपन सोर्स में मुझे दिखा नहीं, इसलिए इसमें यह ऐड नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि सुजलान एनर्जी और एनटीपीसी ग्रीन में क्या हो रहा है कि एनटीपीसी ग्रीन ने सुजलान एनर्जी को कुछ ऑर्डर दिया है। तो वो ऑर्डर है कि एक बड़ा ही ऑर्डर है, 378 मेगावाट का ऑर्डर है। तो इस वजह से स्टॉक में भी थोड़ी सी आपको मोमेंटम नज़र आ रही होंगी, तकरीबन 15 से 17%, 16% के आसपास आपको मोमेंटम नज़र आ रही होंगी। जिन लोगों ने भी इसको बाय किया है उनको प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अभी सुजलान एनर्जी भी थोड़ी सी काफ़ी अच्छी कंपनी साबित हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि क्या अभी आगे चल के क्या हो सकता है। एक्चुअली बिजनेस तो अच्छा ही है इनका भी, और मेरे ख्याल से अभी ये वाइंड एनर्जी में एकमात्र ही कंपनी है कि अच्छा कर रही है अपने शेयर मार्केट में। तो ठीक है, देखते हैं कि अभी क्या होता है। एक्चुअली इनका बिजनेस तो तकरीबन 16 से 17 देशों के आसपास है मेरे ख्याल से। एशिया में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, और ऑस्ट्रेलिया में भी इनके कुछ ब्रांचेस ओपन है। तो इसके ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर पेनी स्टॉक उठाने से अच्छा है कि सुजलान एनर्जी में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लो। अगर एनटीपीसी 2 रुपये, 4 रुपये, 5 पैसे के जो आप शेयर्स बाई करते हो तो 60 रुपये, 70 रुपये वाला और अच्छी खासी बिजनेस भी आपको मिल रहा है, तो उस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपका पैसा भी थोड़ा सा सेफ रहे। अगर आए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो भी वो कचरा पट्टी बेच के, जो रद्दी बेच के आप पैसा उसमें लगा रहे होंगे, वही पैसा आपको चला जाएगा। ठीक है, तो आगे चल के अभी मैं यही है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी जो न्यूज़ वगैरह आती है, जैसे कि कोई